हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 18 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। तो हम अभी तक अपने चैप्टर रीडिंग नंबर 1 पे थे, जो हम कर रहे हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट का। तो ये वाले सब्जेक्ट अभी हमारा चल रहा है। तो ये हमारी है लास्ट लेक्चर है हमारा, ये पूरी रीडिंग खत्म हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी तक हमने इसमें देखा था कि हम सारे एट्रीब्यूशंस देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसमें अपना अप्रेजल वाली जो चीज है, परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करेंगे, रिस्क बेस्ड मेजर्स। तो इसमें अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने बोल दिया कि एक जो मैनेजर है, पोर्टफोलियो मैनेजर, वो क्या कर रहा है, उसने बनाया अपना एक पोर्टफोलियो और अब उसको बेंचमार्किंग करनी थी, उसको देखना था अपनी एक्सेस रिटर्न कैसे आई है। तो अब जब उसको एक्सेस रिटर्न मान लो उसकी 3% आई है, बेंचमार्क की 15, अगर मैं 18 ले रही हूँ और बेंचमार्क की मैं ले रही हूँ 15, तो इसकी एक्सेस रिटर्न जो एक्स्ट्रा इसने अर्न किया है वो है हमारा 3%। अब हमें ये देखना है कि वो उसकी इन्वेस्टमेंट स्किल है या फिर लक के बेसिस पे। अगर लक के बेसिस पे तो हम वो इन फ्यूचर उसको जो ये 3% है हम और इसको अटेन नहीं कर पाएंगे, बट अगर वो उसकी स्किल है तो वो जो एक्सेस रिटर्न है वो इन फ्यूचर भी उसको कंसिस्टेंटली अर्न कर पाएगा। एज पीपल बिकम मोर नॉलेजेबल अबाउट द एक्टिविटी, जो डिफरेंस होता है वर्स्ट और बेस्ट परफॉर्मर्स का, वो नैरो हो जाता है क्योंकि सभी एक से बढ़कर एक है। और उसके बाद सप्लीमेंट करता है इस चीज को कंप्यूटर, जो बिग डेटा है, कंप्यूटिंग पावर होगी, बिग डेटा, जो उनको डेटा बहुत ज्यादा अवेलेबल हो रहा है। तो हमें डिफरेंस करना, इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस डिफरेंशियल्स करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और उससे क्या होता है, ग्रेटर लाइकलीहुड दैट दीज डिफरेंशियल्स कैन बी एक्सप्लेन बाय लक। जब सभी बहुत अच्छे हैं तो अब हम कैसे डिटरमाइन करें कि कौन सा पोर्टफोलियो मैनेजर बहुत अच्छा है, तो वो ज्यादातर की सिचुएशन में क्या होता है, वो लक पे भी डिपेंड कर जाता है। Deciding whether a portfolio manager has or lacks active investment skill on the basis of past returns is difficult and always subject to error. Subject to error होता है, past returns को अगर हम देख के करें तो वो है हमारा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्किल डिफिकल्ट है। Managers underlying mean return exceeds the benchmark mean return में require many years of observation चाहिए होती है और high degree of confidence चाहिए होता है। अप्रेजल मेजर्स जो है, अप्रेजल मेजर्स क्या होते हैं, जो हम देखते हैं ऐसे मेजर्स जिससे कि हम अपना बता सके कि कौन सा मैनेजर अच्छा है। अप्रेजल मेजर की जो अप्रोप्रिएट सिलेक्शन होती है वो रिक्वायर करती है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच एस्पेक्ट ऑफ रिस्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गिवन द रोल ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द क्लाइंट्स टोटल पोर्टफोलियो। अब इसमें बात कर रहे हैं, अगर हम इनमें से ये सारे क्या रिस्क मेजर्स है, तो ये बोल रहे हैं कि जो जैसा क्लाइंट होगा वैसा हमें उसके हिसाब से रिस्क का जो एस्पेक्ट है वो लेना पड़ेगा। तो ऐसे 6 हैं ये, शार्प रेशियो, ट्रेनियर रेशियो, इंफॉर्मेशन रेशियो, अप्रेजल रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, कैप्चर रेशियोज। तो ये हम बहुत सारे तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं लेवल 1 और लेवल 2 में। शार्प रेशियो क्या होता है, शार्प रेशियो होता है एडिशनल रिटर्न फॉर बियरिंग रिस्क अबव द रिस्क फ्री रेट। जो अगर रिस्क फ्री रेट है, मान लो वो हमारा 6% है, तो इसके ऊपर हमने कितना रिस्क लिया है, मान लो मैंने 8% का रिस्क लिया है, तो इस 8% को अगर मैंने रिस्क को लिया है तो मेरा एडिशनल रिटर्न कितना है वो हम देखते हैं शार्प रेशियो पे। एक्सपोज्ड बेसिस पे यूज होता है, हिस्टोरिकल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को इवेल्युएट करने में हेल्प करता है। इसकी वीकनेस क्या है कि शार्प रेशियो क्या यूज करता है, स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करता है एज अ मेजर ऑफ रिस्क, जो कि बोलता है कि इन्वेस्टर्स आर इनडिफरेंट बिटवीन अपसाइड एंड डाउनसाइड वॉलिटिलिटी। और एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल है कि जो इन्वेस्टर लुकिंग फॉर अ पोटेंशियली हाई रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट, volatility on the upside is not necessarily a negative. Similarly, a risk-averse investors concerns about the preservation of capital are clearly more concerned with the downside risk. दोनों की चीजें जो है वो डिफरेंट है। तो इसका ये फॉर्मूला है, ट्रेनियर रेशियो क्या होता है, वो मेजर करता है एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। इसमें क्या बात करते हैं हम, जो शार्प रेशियो में रिस्क फ्री रेट था उसके ऊपर वाले रिस्क की बात कर रहे थे हम। अब इसमें क्या बात कर रहे हैं हम, एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है हमारा, बीटा। इट शोज हाउ अ फंड हैज परफॉर्म्ड इन रिलेशन नॉट टू इट्स ओन वॉलिटिलिटी बट द वॉलिटिलिटी दैट वुड ब्रिंग टू अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ये बोल रहे हैं कि एक पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छे से वेल डाइवर्सिफाइड हमने बनाया हुआ है, अब वो उसकी हम वॉलिटिलिटी देखेंगे किसके बेसिस पे,
कि अगर मैंने कोई भी चीज, कोई एसेट इंक्लूड किया है तो उससे जो मेरे वॉलिटिलिटी ऑफ द वेल डाइवर्स पोर्टफोलियो पे क्या इंपैक्ट करता है। Thus, a ranking of portfolios based on the Trainier ratio is most useful if the portfolios whose performance is being evaluated are being combined in a broader, fully diversified portfolio. ठीक है, रैंकिंग जो होती है पोर्टफोलियोज की बेस्ड ऑन द ट्रेनियर इज मोस्ट यूजफुल इफ जो परफॉर्मेंस, अगर हम पोर्टफोलियोज की परफॉर्मेंस की बात करें वो कंबाइन की जाए एक फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ। रेशियो इज मोस्ट इंफॉर्मेटिव जब पोर्टफोलियोज हम कंपेयर कर रहे हैं विद द सेम बेंचमार्क इंडेक्स। ये इसका फॉर्मूला है। ये इसमें भी एक्टिव रिटर्न हम ये इसमें पहले उसमें ले रहे थे जो शार्प रेशियो में हम क्या ले रहे थे, रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो अबव। देखो इसमें ना सब चीज सेम है, शार्प रेशियो और ट्रेनियर रेशियो सेम है, न्यूमरेटर देखो दोनों का सेम है, ठीक है। बट इसमें जो चेंज हुआ है यहाँ पे क्या है, ये सिस्टमैटिक रिस्क लिया हमने, बीटा लिया है, सिस्टमैटिक रिस्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और वहां पे क्या कर रहे हैं बात हम, वॉलिटिलिटी की। यहाँ पे हमने क्या लिया डिनोमिनेटर में, स्टैंडर्ड डिविएशन। वैसे इंफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, इंफॉर्मेशन रेशियो मेजर करता है, अलाउ करता है हमें इवेलुएट करने के लिए परफॉर्मेंस रिलेटिव टू द बेंचमार्क स्केल्ड बाय रिस्क, जो कि सारे ही कर रहे हैं अप्रेजल मेजर्स। बट इसमें क्या होता है, दिस इज योर ट्रैकिंग रिस्क होता है, फिर ट्रैकिंग एरर, और ये क्या चीज है, दिस इज योर एक्टिव रिटर्न, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा अप्रेजल रेशियो इज अ रिटर्न बेस्ड मेजर है, वो रिटर्न के बेसिस पे, रिटर्न उसकी मेन वो है, मेजर द रिवॉर्ड ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट रिलेटिव टू द रिस्क ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट। सिक्योरिटी सिलेक्शन एबिलिटी इंप्लाइज दैट द डिविएशंस फ्रॉम द बेंचमार्क पोर्टफोलियो, जो हम सिक्योरिटी सिलेक्शन कर रहे हैं, जो हम स्टॉक्स ले रहे हैं या फिर जो पर्टिकुलर बास्केट ऑफ स्टॉक्स ले रहे हैं जो बेंचमार्क से डिविएट कर रहे हैं ना, वो वेट्स कैन बी प्रॉफिटेबल बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि ऑप्टिमल जो डिविएशंस होगी बेंचमार्क से उसको क्या बोलते हैं हम, अप्रेजल रेशियो बोलते हैं। अप्रेजल रेशियो को हम ट्रेनियर ब्लैक रेशियो भी बोलते हैं या फिर ट्रेनियर ब्लैक अप्रेजल रेशियो भी बोलते हैं, और ये इसका फॉर्मूला है। इसमें जो ये डिनोमिनेटर में है, दिस इज योर स्टैंडर्ड एरर। जो हम इकोनोमेट्रिक्स जब पढ़ते हैं और इक्वेशंस और मॉडल्स बनाते हैं तो उसमें जो स्टैंडर्ड एरर की बात करते हैं वही बात कर रहे हैं। हमारा है लास्ट है ये 6 वाला, ये है हमारा लास्ट नहीं है, 5th है द सॉर्टिनो रेशियो। सॉर्टिनो रेशियो क्या करता है, ये पीनलाइज करता है उन रिटर्न्स को जो कि लोअर है देन अ यूजर स्पेसिफाइड रिटर्न। जो भी मैंने बोली थी, मान लो 7 या 8% मैंने कोई रिटर्न बोली, बट वो अगर मैं उससे लोअर रिटर्न आ रही है तो वो क्या करेगा, उसको मेरे को ना एक तरह से पेनल्टी देना पड़ेगा। मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न जो हम बात करें वो है MAR, ठीक है, समटाइम्स रेफर्स टू एट द टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, की 8% तो मेरे को अर्न करना ही है, उसके ऊपर जो भी रिटर्न आएगा वो मेरी रिटर्न मानी जाएगी। वो क्या करता है, वो मेजर ऑफ डाउनसाइड रिस्क को यूज करता है एज अ टारगेट सेमी स्टैंडर्ड डेविएशन और सेमी टारगेट सेमी डेविएशन, ठीक है। penalizes managers only for harmful volatility के लिए वो penalize करता है, और and is a measure of return per unit of downside risk। वो ability to accurately assess performance when return distributions are not symmetrical, जब returns जो है हमारी वो symmetrical नहीं है, वो तब भी यूज करता है हमें परफॉर्मेंस को असेसमेंट करने में। बहुत सारी रिटर्न्स हमने बोला है कि वो नॉर्मल नहीं होती है, ठीक है, नॉर्मल नहीं होती। लॉग जैसे कि जो रिटर्न्स है वो लॉग नॉर्मल बोलते हैं हम, कि वो पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, क्योंकि कोई रिटर्न्स नेगेटिव मतलब बोलते हैं कि जो प्राइजेस है जैसे या रिटर्न्स है वो हमारी सिमेट्रिकल नहीं है, तो वो भी हेल्प करने में हेल्प करती है। ऑफर्स द एबिलिटी टू एक्यूरेटली असेस परफॉर्मेंस व्हेन रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है, इज अ बेटर परफॉर्मेंस मेट्रिक फॉर सच हेज फंड्स और कमोडिटी ट्रेडिंग फंड्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। डिफिकल्ट टू मेक एप्लीकेबल, क्योंकि ये जो MAR है मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न, वो इन्वेस्टर स्पेसिफिक होती है। ये मोस्ट रेलिवेंट है इन्वेस्टर के अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कैपिटल प्रेजर्वेशन, ये इसका वो है फॉर्मूला है। ये हमारा जो डिनोमिनेटर में है, दिस इज योर टारगेट सेमी स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो हम देख ही रहे हैं, कैप्चर रेशियो और ड्रॉडाउन।
ये अभी तक हमने 5 कर चुके हैं, ये हमारा 6th वाला है। और ड्रॉडाउन्स की हम बात करेंगे, ड्रॉडाउन्स क्या होते हैं। तो कैप्चर रेशियो क्या होता है? कैप्चर रेशियो मेजर करता है मैनेजर की पार्टिसिपेशन इन अप एंड डाउन मार्केट। जैसे कि मान लो मैनेजर की परसेंटेज रिटर्न रिलेटिव टू दैट ऑफ द मार्केट। अगर वो बेंचमार्क ऊपर गया तब कितनी रिटर्न बनी, और नीचे गया तब कितनी रिटर्न बनी। अपसाइड कैप्चर रेशियो या फिर अपसाइड कैप्चर क्या होता है? वो मेजर करता है कैप्चर मेजर्स कैप्चर व्हेन द बेंचमार्क रिटर्न इज पॉजिटिव। जब बेंचमार्क की रिटर्न पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या होती है? रिटर्न मतलब जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में थी, तो वो उस चीज को कैप्चर करेगा कि हमारे पोर्टफोलियो ने कितना अर्न किया है, ठीक है, कितना रिटर्न अर्न किया उसने। तो अगर अपसाइड कैप्चर जो है इट इज लेस देन 100%, तो इसको हम बोलते हैं आउट परफॉर्मेंस। अपसाइड कैप्चर ग्रेटर देन 100%, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अंडर परफॉर्मेंस। और डाउन साइड कैप्चर रेशियो क्या होता है? वो मेजर करता है हमारा व्हेन द बेंचमार्क रिटर्न इज नेगेटिव। डाउन साइड कैप्चर अगर लेस देन 100 है तो, एक सेकेंड, ये ऑपोजिट लिख दिया मैंने, अभी मेरे को इतना कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है। हाँ देखो, अगर अपसाइड में मार्केट्स ना पॉजिटिव जा रही है, तो हमारा अगर मार्केट्स पॉजिटिव है तो हमारा अपसाइड का कैप्चर जो है वो ग्रेटर देन 100% है। मान लो अगर कोई मार्केट है वो गई है हमारी, मान लो 1% गई है, और अगर 1% बोल रहे हैं हम, तो इसमें बोल रहे हैं अगर पोर्टफोलियो जो है 1% से ज्यादा गया तो आउट परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ये उल्टा है, ये ना इसको यहाँ पे इधर होना चाहिए और ये चीज इधर होनी चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको ठीक कर दूं। तो इसको मैंने ठीक कर दिया। तो इसमें बोल रहे हैं कि अगर अपसाइड का जो कैप्चर है वो 1% से हमारा कम है, 1% तो हमारा बेंचमार्क मूव कर ही चुका है, बट जो हमारा पोर्टफोलियो है ना वो 1% से कम उसने मूव किया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? वो बोलेंगे अंडर परफॉर्मेंस हुई है। वैसे ही अगर मैं अपसाइड कैप्चर की बात करूं, अगर वो मोर देन 100% है तो वो आउट परफॉर्मेंस है। अगर मैं बोल रही हूं कि मार्केट जो है हमारी वो 1% से गिर चुकी है, अगर मैं बोल रही हूँ कि मार्केट जो है मेरी वो 1% से गिर चुकी है, 1% डाउन है, एक सेकेंड, तो मैंने इसको ठीक कर दिया है, ये कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। तो मैं ये बोल रही थी कि अगर हम डाउन साइड की बात करें और जो मार्केट है वो डाउन साइड में जा रही है, अगर 1% गई मार्केट और जो हमारा पोर्टफोलियो है वो नहीं गया 1% डाउन, तो इसने क्या हुआ है? वो आउट परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क को, क्योंकि उसकी रिटर्न जो होगी, जो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे वो पॉजिटिव होगा, तो मतलब वो आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर हम ऐसे ही देखें डाउन साइड अगर कैप्चर वो मोर देन 100, अगर 1% गिरी और हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 1% से ज्यादा गिर गया, तो इसका मतलब क्या है? ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। When the manager and the benchmark returns are of opposite signs, तो क्या होगा? रेशियो होगा नेगेटिव होगा। जो अपसाइड कैप्चर होता है वो जो कैप्चर रेशियो बेसिकली इट इज इक्वल टू योर अपसाइड कैप्चर डिवाइड बाय योर डाउनसाइड कैप्चर, ठीक है। मेजर करता है एसिमेट्री ऑफ रिटर्न। अगर कैप्चर रेशियो जो है इट इज मोर देन 1 मतलब जो अपसाइड कैप्चर है वो इट इज मोर देन डाउनसाइड कैप्चर, तो हम बोलते हैं पॉजिटिव एसिमेट्री है। मतलब अगर कोई मार्केट अप जाएगी तो हमारा जो प्रॉफिट या जो रिटर्न होगा इट विल बी मोर देन द बेंचमार्क एज कंपेयर टू द डाउनसाइड कैप्चर। या फिर हम इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स रिटर्न प्रोफाइल, या इसको जो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स कैसे होता है? कॉन्वेक्स होता है हमारा ऐसे अपवर्ड फेसिंग बाउल, ऐसे करके। ये हमारा क्या होगा? इसको बस याद कर लो, कॉन्वेक्स कैसे होता है? अपवर्ड फेसिंग बाउल। और कॉन्वेक्स कैसा होगा? डाउनवर्ड फेसिंग बाउल। अगर हमारा कैप्चर रेशियो लेस देन 1 है, मतलब हमारा जो अपसाइड कैप्चर है डिवाइड बाय ये होता है डिवाइड बाय हमारा डाउनसाइड कैप्चर। तो अगर इसको मैं बोल रही हूँ इट इज लेस देन 1, तो अपसाइड कैप्चर इज लेस देन डाउनसाइड कैप्चर, तो वो क्या होगा? वो होगी हमारी नेगेटिव एसिमेट्री, और वो क्या दिखाएगी हमें? कॉनकेव रिटर्न प्रोफाइल दिखाएगी, डाउनवर्ड फेसिंग बाउल। ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको ना देख लेना एक बार, कुछ ऐसा नहीं है इसमें। रिटर्न
और ये मतलब इसको डिवाइड करके ही लिखा हुआ है, ये इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इसको कंसेप्ट पता होना चाहिए इसमें। तो इसमें जैसे ये बनाया हुआ है कि कन्वेक्स और कॉन्केव, अपवर्ड फेसिंग और डाउनवर्ड फेसिंग, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमारी जो ये बेंचमार्क की रिटर्न है ये बता रहा है, बेंचमार्क रिटर्न्स। और ये वाला हमारा जो पोर्शन है वो दिखा रहा है हमारी पोर्टफोलियो की रिटर्न्स। हम जितना ज्यादा राइट की तरफ जाते जाएंगे ना, इतना ऐसे मूव करते जाएंगे राइट की तरफ, उतना ज्यादा हमारी बेंचमार्क की जो रिटर्न्स है वो इंक्रीज होने लग जाएगी। पोर्टफोलियो के जो रिटर्न, देखो हमारी जो बेंचमार्क की रिटर्न्स है वो तो इंक्रीज हो ही रही है ना, क्योंकि यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो वो होगा। बट जो पोर्टफोलियो की जो हमारी इंक्रीमेंट होगी ना ऐसे, तो वो क्या होगी, वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगी। अगर हमारी कॉन्केव है और इंक्रीजिंग रेट पे होगी तो वो हमारी कॉन्वेक्स है। अगर देखो ना इसमें ये कॉन्वेक्स है, अगर मान लो ये वाली चीज इसकी बात करें तो ये वाली जो चीज है ऐसे ले रही हूं मैं, तो ये क्या है, ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, कॉन्केव में डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, ये ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बट ये वाली चीज जो है कम इंक्रीज हो रही है, इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट। और अगर मैं वैसे ही कन्वेक्स की बात करूं, अगर मैं कन्वेक्स की बात करूं तो कन्वेक्स में क्या हो रहा है, यही सेम अगर पोर्शन की बात करूं मैं, ये वाली पोर्शन, फिर क्या है ये इतने, ये क्या हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, अगर ये वाली चीज 1 यूनिट इंक्रीज हो रही है तो ये मोर देन 1 इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ। और यहाँ पे जो अगर मैं कॉन्केव की बात कर रही थी तब वो कन्वेक्स में क्या होता है इंक्रीजिंग रिटर्न में, कन्वेक्स में इंक्रीजिंग रिटर्न में और कॉन्केव में डिक्रीजिंग रिटर्न में। अब इसमें बात करें ड्रॉडाउन की, ड्रॉडाउन होता है इज द लॉस इन वैल्यू, जो हमारे पैसे हमारे लॉस हो गए हैं अगर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। मैं ये बात बताती हूँ, एक जैसे मान लो निफ्टी है, निफ्टी 50 ऊपर जा रहा था कोविड से पहले, कोविड की जो न्यूज आई उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे थी अब, और यहाँ से क्या हो गया डाउनवर्ड ट्रेंड चालू हो गया। तो ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक हम क्या बोलेंगे, कितना हमारा लॉस हुआ है, कितना हमारा ड्रॉ डाउन हुआ है, लॉस इन वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं हम, ड्रॉ डाउन। तो जो ड्रॉ डाउन होता है वो मेजर होता है क्यूमुलेटिव पीक टू ट्रॉ लॉस, पीक पे था, पीक से लेके ट्रॉ वाली सिचुएशन पे ड्यूरिंग अ कंटिन्यूअस पीरियड। ड्रॉ डाउन ड्यूरेशन क्या होता है, ड्रॉ डाउन ड्यूरेशन होता है वो टोटल टाइम जो पीक से गिरकर हमने वापस से रिकवरी कर ली है। ये हमें सबको पता है कि कोविड-19 के टाइम पे मार्केट्स ने वी शेप रिकवरी की थी। इसमें बोल रहे हैं कि जो एसिमेट्रिकल रिटर्न प्रोफाइल है वो और अवॉइडिंग लार्ज ड्रॉडाउन्स, वो क्या करता है, अगर हमारी जो मार्केट्स है वो ट्रेंडिंग नहीं है, अपवर्ड स्ट्रांगली अपवर्ड ट्रेंडिंग नहीं है, तो जो हमारी एसिमेट्रिकल रिटर्न वाली प्रोफाइल है या फिर हम अवॉइड कर रहे हैं कि हमारे ज्यादा बड़े लॉसेस ना हो, वो हमारे अच्छे हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को देती है। एग्जाम्पल, पोर्टफोलियो अगर 50%, मान लो कोई पोर्टफोलियो है 100 रुपीज का पोर्टफोलियो, अब हमारा लॉस हो गया 50% का, हमारा लॉस हो गया 50% का, 100 का 50% लॉस कितना हो गया 50 रुपीज की हमारी अब पोर्टफोलियो होगी। अब मुझे 50 से वापस 100 जाने में कितने परसेंट का गेन चाहिए, 50 को डबल होना पड़ेगा तभी तो हम 100 पे पहुंच पाएंगे। तो मतलब हमें 100% का पूरा रिटर्न, अपना रिटर्न होना चाहिए। 50% का लॉस हुआ है बट हमें जब हमें उसको वापस से अपने उसी पोर्टफोलियो पे जाना है तो हमें 100% से इंक्रीज होना पड़ेगा। ड्रॉ डाउन जो होता है ना वो स्ट्रेस टेस्ट होता है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का, कि हम इंप्रूव देख सके कि हम कैसे अपनी चीजों को इंप्रूव कर रहे हैं, और ट्रू स्पेसिफिक ड्रॉ डाउन को देखते हैं। जिनका जो इन्वेस्टर जिनका शॉर्टर होराइजन है विद लोअर रिस्क कैपेसिटी, वो प्रोन होते हैं रिएक्ट करने के लिए लॉसेस पे, और उनका बायस जो होता है, जो कैसे पोर्टफोलियो मैनेजर्स को सेलेक्ट करेंगे जिनका शैलो और शॉर्टर एक्सपेक्टेड ड्रॉ डाउन होता है। मान लो कि मेरी रिटायरमेंट होने वाली है और ना, या फिर ठीक है रिटायरमेंट होने वाली है और थोड़ा ही टाइम बचा है, तो मैं क्या चाहूंगी कि मेरे पैसे जो हैं लॉस में ना जाए, वो सेव रहे, ज्यादा उनका ड्रॉ डाउन ना हो। शॉर्ट टर्म होराइजन है मेरा, ये मान लो मैं 55 की हूँ और 60 में मेरा रिटायरमेंट है, तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसा कोई पोर्टफोलियो मैनेजर ऐसा चूज करूंगी जो कि जिसकी जो ड्रॉडाउन्स है, जो जिनका लॉस लेने की चीजें हैं, लॉस लेने की वो कैपेबिलिटी और जो उनकी एबिलिटी है वो शॉर्टर है और उनका शैलोअर है, मतलब ज्यादा एकदम डीप नहीं, मेरा पूरा पोर्टफोलियो खा नहीं जाएगा वो लॉस। अब हम कोई भी इवैल्यूएशन कैसे करते हैं कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसने लक से नहीं, उसने स्किल से अपने रिटर्न को अर्न किया है। ये अब एक केस स्टडी है, खत्म हो गया है, हमारा लास्ट है पूरा सब टॉपिक।
इसमें बोल रहे हैं कि अगर मैं 5 ईयर पीरियड की बात करूं तो जो मैनेजर ए है उसका परफॉर्मेंस था इतना 9.42, मैनेजर की जो परफॉर्मेंस है वो कितनी है 9.42, और जो मेरा बेंचमार्क है उसने परफॉर्म किया 9.25, तो हमें कितना एक्सेस रिटर्न हुआ है 0.17, इतने परसेंट का एक्सेस रिटर्न है। अब हम ये देख रहे हैं जो ये 17 बेसिस पॉइंट क्या वो स्किल से आया है या फिर वो लक से आया है। अब इसको इवेलुएट करने के लिए हम ये देख चुके हैं कि हम परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन एनालिसिस करते हैं जिसमें हम रिटर्न के फैक्टर्स देखते हैं कि कैसे उसका इंक्रीज हुआ, जिसमें हम एलोकेशन, सिलेक्शन और इंटरैक्शन इफेक्ट्स देखते थे। अभी हमने देखा अप्रेजल मेजर्स जिसमें हम रिस्क वाली चीजों को देखते हैं। फिर है हमारा सैंपल इवेल्युएशन ऑफ स्किल, एक एक करके देखते चलो। अब इसमें एक ये है, देखो ये है जो मैनेजर ए है, ये है MSCI क्या है हमारा बेंचमार्क, ये है हमारे एट्रीब्यूशन इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें देखो इतना हमारे जो मैनेजर है उसने इतना अर्न किया है, इतना बेंचमार्क ने अर्न किया है, 17% ये वाली टोटल है। अब इसमें अगर मैं बात करूं, देखो ये -4.3 जो एलोकेशन इफेक्ट है वो हमारा नेगेटिव है। एलोकेशन इफेक्ट नेगेटिव है मतलब ये नेगेटिव सबसे ज्यादा, पहले तो देखो किस किस में ज्यादा है, ये वाला पोर्शन ज्यादा है और ये वाला पोर्शन ज्यादा है। ये वाला पोर्शन ज्यादा है तो मतलब इसके रिलेटिव में देखो ऑस्ट्रेलिया और जापान, इस ये दो जो है सिक्योरिटीज क्या किया है इस पोर्टफोलियो मैनेजर ने, जिससे कि ये नेगेटिव में क्यों आया है। पहले तो सबसे पहले देखो वेट देखते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया का वेट कितना था 25.4 और मैनेजर ए ने क्या किया उसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है, उसने ओवरवेट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं, देखो ये 5 ईयर की रिटर्न कितनी थी, 5 ईयर की रिटर्न कितनी आई है उसकी, ये। तो एलोकेशन इफेक्ट में हम क्या देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। ये वाली चीज कैसे देखते हैं हम, एलोकेशन इफेक्ट का सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करो क्या था, और वो ब्रेंसन फैचलर वाला याद करना है। WI यानी कि ऑस्ट्रेलिया, इसको मैं ऑस्ट्रेलिया लिखती हूँ, माइनस WB जो मेरा बेंचमार्क है, माइनस योर बेंचमार्क जो उसका रिटर्न है, माइनस जो बेंचमार्क का क्या चीज है, मेरी बेंचमार्क की टोटल रिटर्न आई है। अब देखो ये तो क्या चीज है, अगर ये मैं इसको देख रही हूँ तो ये तो पॉजिटिव है ये वाली चीज, तो क्योंकि ओवरवेट की है। ये ऑस्ट्रेलिया की केस की बात कर रही हूँ। और इसमें देखो इसमें क्या है 4 ही ले लेते हैं, 0.1 एक अप्रोक्स में देखे तो -9, ये क्या चीज आएगी, ये आएगी नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव। तो इसलिए इसकी वजह से जो हमारी ऑस्ट्रेलिया थी उसने क्या किया, उसने अंडर परफॉर्म किया हमारे बेंचमार्क की जो टोटल रिटर्न है, तो इसकी वजह से हमारा -24 आया। अब जापान की बात करें तो उसमें भी 0.21 आया माइनस में, तो देखो ये क्यों आया, ये कितना था 60% वेट था और इसमें कितना था 51, तो इसमें क्या हुआ है अंडर परफॉर्मेंस हुई है। अंडर परफॉर्मेंस से ये चीज जो है हमारे वेट्स ये क्या हो गया नेगेटिव। अब देखो 11.48, ये तो इसने क्या किया, इसने इसको इससे ज्यादा लेके आया, ये जापान का जो रिटर्न है वो हमारे टोटल बेंचमार्क जो रिटर्न है उसको बीट कर दिया, तो नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें उल्टा वाला केस है, उसमें क्या था वेट्स पॉजिटिव थे क्योंकि क्या किया था हमने ओवरवेट किया था, बट इसमें जापान में नेगेटिव आएगा क्योंकि अंडरवेट किया हमने अंडरवेट किया ऐसी सिक्योरिटी जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इससे क्या होगा हमारा एलोकेशन जो इफेक्ट होगा वो नेगेटिव में हो जाएगा। तो इनका एलोकेशन इफेक्ट क्या है नेगेटिव में आया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये पोर्टफोलियो मैनेजर है उसकी जो एट्रीब्यूशन एनालिसिस कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं है एलोकेटिंग, चूजिंग द मार्केट टू एलोकेट एसेट्स। किस चीज में वो अनसक्सेसफुल है, किसकी वजह से उसका जो ये रिटर्न है ये और जो इंक्रीज हो सकता था बट वो इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि वो अच्छे से एलोकेट करने में एसेट्स को सक्सेसफुल नहीं है। बट अगर हम इसी केस में देखें तो इसमें देखो -4.3 है, बट इसका जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन इफेक्ट और इंटरैक्शन इफेक्ट वो क्या है पॉजिटिव है और ग्रेटर देन एलोकेशन इफेक्ट है, तो इसकी वजह से ही जो हमारा टोटल आया है ना वो पॉजिटिव में आया है। अदरवाइज अगर ये भी नेगेटिव में हो जाता तो उसका एक्सेस रिटर्न नहीं, वो अंडर परफॉर्म कर देता। अब देखो अंडर परफॉर्म इसने ये सिलेक्शन वाली चीज, ये वाली चीज, और इसकी वजह से आया जापान और ऑस्ट्रेलिया, मतलब उसने ऐसे अच्छे स्टॉक्स पिक किए जापान और ऑस्ट्रेलिया जिसने अच्छा परफॉर्म कर दिया उसने, तो हम ये बोल सकते हैं ही इज अ गुड स्टॉक पिकर। अब इसमें जो देखती हूँ मैं अप्रेजल मेजर देख रही हूँ मैं, ठीक है, उसमें क्या देखते हैं अप्रेजल मेजर क्या करती है, वो टेक्निक्स को रिव्यू करती है पास्ट पीरियड्स ऑफ परफॉर्मेंस और रिस्क। अब देखो जो ये बेंचमार्क है उसकी एनुअलाइज रिटर्न तो हमें पता है कि उसने बीट किया है। अब देखो इसकी ये वॉलेटिलिटी,
वॉलेटिलिटी ज्यादा है मैनेजर ए की एज कंपेयर टू बेंचमार्क। तो हम ये बोल सकते हैं जो बेंचमार्क ए है उसकी रिटर्न इज स्लाइटली मोर वॉलेटाइल और या फिर रिस्कियर देन द बेंचमार्क एंड स्लाइटली मोर और लेस वॉलेटाइल देन द बेंचमार्क ऑफ बी एंड सी। ठीक है, बी और सी के तो ज्यादा ही है। अब हम शार्प रेशियो की बात करें, शार्प रेशियो सबसे ज्यादा कम किसका है? शार्प रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस अर्नड ओवर अ रिस्क फ्री प्रॉक्सी पर यूनिट ऑफ रिस्क। ये हमने अभी देख चुके हैं। तो मैनेजर ए है उसका जो शार्प रेशियो है वो लेस देन हमारा 0.73 से। अब हम ट्रेनियर रेशियो और इन्फॉर्मेशन रेशियो की बात करें, इन्फॉर्मेशन रेशियो सबसे ज्यादा, इन्फॉर्मेशन रेशियो इज इसमें हम क्या करते हैं, जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन रेशियो होगा उतना ज्यादा अच्छा एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन रेशियो क्या हमें दिखाता है, वो दिखाता है हमें एक्टिव रिटर्न अपॉन में एक्टिव रिस्क, जिसको हम ट्रैकिंग रिस्क या फिर ट्रैकिंग एरर भी बोल रहे हैं। रिटर्न है ये और ये चीज हमारी रिस्क। तो जब मैं ये बोल रही हूँ कि जितना ज्यादा होगा मतलब न्यूमरेटर ज्यादा होगा, न्यूमरेटर मतलब एक्टिव रिटर्न, उसने रिटर्न हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है उसने अर्न किया, तो जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन रेशियो होगा उतना ज्यादा अच्छा है एक मैनेजर। तो मैनेजर ए का हाईएस्ट है। अब ऐसे देखो ट्रेनियर रेशियो में, ट्रेनियर रेशियो इज लेस देन, इसकी भी ये चीज कम है इससे। तो हम वॉलेटिलिटी जो ये इसका हायर रिस्क है, हम ओवरऑल बोल सकते हैं जो ये मैनेजर है वो अच्छा मैनेजर है। और उसने गिवन दैट द मैनेजर ए हैज हाईएस्ट ट्रेनियर रेशियो एंड इन्फॉर्मेशन रेशियो, शी हैज बीन एबल टू प्रोड्यूस अ हायर रिटर्न रिलेटिव टू योर सिस्टमैटिक रिस्क। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजर है। तो हम ऐसे इसको इवेल्युएट करते हैं। अब करते हैं सैंपल इवैल्यूएशन ऑफ स्किल। मैनेजर ए जो है हैज बीन एबल टू जनरेट एक्सेस रिटर्न ओवर द बेंचमार्क थ्रू स्टॉक सिलेक्शन। ये हमें पता चल गया। एलोकेट उसने जो कैपिटल जो अपने मार्केट्स में किया उसकी वजह से नहीं है, एलोकेशन की वजह से वो नहीं है इतना अच्छा मैनेजर। उसकी स्किल किसमें है? उसकी स्किल है स्टॉक सिलेक्शन में। उसकी जो जापान और ऑस्ट्रेलिया उसने सेलेक्ट किया वो बहुत अच्छा उसने रिटर्न्स दिया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो उसने सिग्निफिकेंट एक्सेस रिस्क लिया है रिलेटिव टू द बेंचमार्क, उसने बहुत अच्छा चीज किया, एक्सेस रिस्क लिया है, तो उसके जो रिटर्न्स है वो भी ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर टू मैनेजर। तो हम ये बोल सकते हैं जो मैनेजर ए है उसने एग्जिबिट किया सम लेवल ऑफ वर्थ, उसने जो है उसकी वर्थ है उसके पास। लेकिन हमें लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए किसी भी मैनेजर का, अगर मेरे को उसकी स्किल देखनी है कि उसके पास स्किल है या नहीं है। और हमें एडिशनल एनालिसिस भी करनी चाहिए, जैसे कि रिस्क एट्रीब्यूशन भी देखना चाहिए, एग्जाम्पल एनालिसिस करनी चाहिए। हम उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी चाहिए कि उससे बातचीत करके कि उसका मैनेजमेंट फीस कितनी है, ठीक है, मैनेजमेंट फीस देखनी चाहिए, और असेसमेंट ऑफ उसका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, ये सब देखना चाहिए। So this ends our chapter number 1 of performance measurement. अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 2 चैप्टर्स, जिसको हम दिवाली से पहले हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है कि उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम एक पूरे पोर्टफोलियो मैनेजर को हम कैसे चूज कर सकते हैं वो देख रहे हैं, और हम ये सब देख रहे हैं कि उसकी जो अगर हम उसकी ही बात करें, सिर्फ एक ही मैनेजर की बात करें, हम बहुत सारे उसमें कंपैरिजन ना करें, तो हम ये देख सकते हैं जो उसकी एक्सेस रिटर्न उसने अर्न की है वो किस बेसिस पे, एलोकेशन के बेसिस पे, सिलेक्शन या इंटरैक्शन इफेक्ट के बेसिस पे, किस उस पे की है। और फिर हम उसका ये भी देख सकते हैं जो उसने रिस्क लिया है वो क्या जायज है, जो उसने रिस्क लिया है वो क्या मतलब उसको जस्टिफाई कर रहा है जो उसने एक्सेस रिटर्न अर्न की है। तो इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें थी। हमने ये पूरा जो एक क्लास में केस स्टडी जो पूरा पढ़ा है वो पूरा जिस्ट बता देता है इस चैप्टर का, बट इसमें जो है कुछ चीजें हैं बिट्स एंड पीसेस में, तो उसको क्या करना है, उसको बस कंसेप्ट जो है बेसिकली क्लैरिटी होनी चाहिए कंसेप्ट की, और जो इसमें जो भी फॉर्मूले हैं वो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, विद दिस आई एम एंडिंग दिस चैप्टर एंड ऑल्सो दिस लेक्चर। कल मिलते हैं हम डे 19 में, नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम कल। सो कीप लर्निंग। कोई किसी को डाउट्स है तो प्लीज पूछ लेना, फील फ्री। अगर किसी को पीडीएफ भी चाहिए होगी तो वो भी पूछ लेना, और अगर लेवल 1 और लेवल 2 की कोचिंग भी चाहिए होगी तो मैं वो भी प्रोवाइड करती हूँ, बट मुझे 6 महीने पहले, मतलब जब भी तुम्हारा एग्जाम के लिए तुमने अप्लाई कर दिया है उसके 6 महीने पहले मुझे बता देना इन एडवांस। और अगर किसी को मेरे से मतलब पूछना है लेवल 1 और लेवल 2 की कोचिंग के लिए, तो वो मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पूरा गूगल फॉर्म है उसको फिल कर देना। लेवल 3 के तो मेरे साथ पढ़ ही रहे हैं तो उसको कोई देखने की जरूरत नहीं है। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए है ये, अभी जल्दी कर लेना, ठीक है। और इसको कर लो, पढ़ लो, और फिर हम नेक्स्ट अपना चैप्टर कल शुरू करते हैं। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, बाय।